निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए दे रहा निरंतरता का सिद्धांत, बी दे रहा वर्गीकरण का सिद्धांत, सी दे रहा है समन्वय का सिद्धांत, डी दे रहा है वैकल्पिकता का सिद्धांत। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका बी होगा। वर्गीकरण का सिद्धांत ही वृद्धि और विकास सिद्धांत के संबंध में नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में उच्च हों। एक पर है सृजनशीलता, बी पर है अध्ययन, सी पर है विश्लेषण, डी पर है अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो इसका करेक्ट आंसर 2 का हो जाएगा ए सृजनशीलता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पे। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमितीकरण निम्नलिखित में से किस विधि में सोपान है? ए है निगमन विधि, बी है आगमन विधि, सी है अंतर दर्शन विधि, डी है वही दर्शन विधि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तीसरा का बी हो जाएगा, आगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए दे रहा है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, बी दे रहा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, सी में है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, डी दे रहा है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का वर्णन करना। तो 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गर्भावस्था काल से लेकर के किशोरावस्था काल तक बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ए है शिक्षण, बी है सहानुभूति, सी है समष्टि और डी है प्रेरणा। तो छात्र में उत्पन्न करने की कला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रेरणा, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि इसकी प्रमुख भूमिका होती है ध्यान आकर्षित करने के लिए। ए है उद्दीपन की तीव्रता, बी है उद्दीपन की उपादेयता, सी है उद्दीपन की विश्वसनीयता और डी है उद्दीपन की सक्रियता। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तियों के वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। यह किसने लिखा है? ए पर है क्रेंचनर, बी 2 नंबर पर है युग और तीसरे नंबर पर सैंडल और चौथे नंबर पर स्पेजर। तो इसका करेक्ट आंसर 7 का आपको चूज करना है। तो युग्म जो है यह कहा है, करेक्ट आंसर आपका दूसरे नंबर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं सो बना सकता हूं। तो व्यवहारवादी का मतलब है, यहां पर देखिए व्यवहार से है फ्रीडमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल्जिगर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाटसन। व्यवहारवाद व से आ रहा वाटसन, इससे याद करिएगा। तो वाटसन इसका करेक्ट आंसर है। व्यवहारवाद के जनक भी वाटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे, अंतर्दृष्टि सूझ
द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? ए दे रहा है कुत्ते पर, बी दे रहा है वैमांसों पर, सी दे रहा है बिल्ली पर, डी दे रहा है चूहों पर। तो कोहलर का जो प्रयोग हुआ था उन्होंने वैमानुस पर प्रयोग किया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 10 नंबर पे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण होती है कहलाती है। ए पर दे रहा है डाउन सिंड्रोम, बी पर दे रहा है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सी पर दे रहा है टर्नर सिंड्रोम, डी पर दे रहा है विल्सन सिंड्रोम। तो दोस्तों यहाँ पर 21वें गुणसूत्र जोड़े में अलग न हो पाने का जो कारण होता है वो डाउन सिंड्रोम के कारण होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा जिज्ञासा भाव से आप वीडियो को देखने की कोशिश करिए और पहले ही प्रश्न को चूज कर लीजिए अपने मन के अंदर कि कौन सही हो सकता है। इसके बाद आंसर का आप मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मिलान करें कि देखिए तो आपका लगाया हुआ या सोचा हुआ आंसर सही है या गलत है। 11 नंबर पर है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ए पर है नामित मापनी, बी पर है क्रम सूचक मापनी, सी पर है अंतराल मापनी और डी पर है अनुपात मापनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप अपने विचार कर लीजिए। तो आपके विचार में कौन सा करेक्ट आंसर है? अगर आपके विचार में 11 नंबर का डी करेक्ट आंसर आपने लगा रखा है तो यह आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर कोई अन्य ऑप्शन को चुना है आपने तो वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गलती हो जाए मगर गलती से ही सीख होती है। परीक्षा में न गलती हो, यहाँ पर गलती हो जाए तो कोई बात ना है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? ए दे रहा है बाल्यावस्था, बी दे रहा है शैशवावस्था, सी दे रहा है किशोरावस्था, डी दे रहा है प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लगा लीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा। फिर मैं बताता हूं कि कौन सा सही है। इसमें अधिकतम तक की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा तक विकास हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो भी लगाए हो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 12 नंबर का सी होगा किशोरावस्था। आपने इसके अलावा अगर दूसरा कोई लगाया है तो वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 13 नंबर पे। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ए है सामान्यीकरण, बी है विभेदीकरण, सी है प्रत्यक्षीकरण और डी है पृथकीकरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप चूज कर लीजिए और देखिए आपका आंसर सही होता है कि गलत होता है। तो मैं अब आपको बतलाता हूं। 13 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, प्रत्यक्षीकरण से ही समर्पण होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर सी लगाए हैं तो सही है, अन्यथा इसके अलावा कोई और लगाए हैं तो वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम में वैज्ञानिकों का नाम भरना है। ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? किस वैज्ञानिक के लिए दिया गया था? तो ए पर है पावलाव, बी पर है स्किनर, सी पर है वाटसन और डी पर है थॉर्नडाइक। तो आप बताइए आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया, कमेंट करिए। और इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिए कि थॉर्नडाइक आपने दिया कि नहीं दिया। प्रभाव के नियम को थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, बी दे रहा है नैतिकता पर, सी दे रहा है वास्तविकता पर, डी दे रहा है ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर निर्धारित करता है, इस चीज को आप अपने मन में विचार करके और ऑप्शन को चूज कर लीजिए। फिर मैं 15 का ऑप्शन करेक्ट आंसर बतलाता हूं आपको कि कौन सा सही होगा। अगर आपने मूल प्रवृत्ति पर ऑप्शन टिक कर रखा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक परिस्थितियों से अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना कहलाता है। यानी एक परिस्थिति का से जो ज्ञान आपने प्राप्त किया और दूसरी में आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया तो उसे क्या कहा जाएगा, इस चीज को आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ए है सीखने की विधियां, बी है सीखने में स्थानांतरण, सी है सीखने में पठार, डी है सीखने में रुचि। तो आप अब तक हमें लगता है कि आपने ट्रिक लगा लिया होगा। तो 60 का आपका करेक्ट आंसर, 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर एक परिस्थिति से अर्जित ज्ञान को हम दूसरे परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो वह हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। तो यह बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने बी करेक्ट आंसर लगा रखा है तो आपका क्वेश्चन यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसको काफी लोगों ने पहले गणित की भाषा में कर चुके होंगे। सांख्यिकी के वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों का स्तंभों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है कहलाता है। स्तंभों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। आप देखे होंगे यह ग्राफ क्रिकेट में भी दिखाता है टेलीविजन पे। तो ए है आपका स्तंभाकृति, बी दे रहा आकृति बहुभुजी, सी दे रहा संचयी आकृति आवृत्ति, डी दे रहा रेखा चित्र। तो दोस्तों हमें लगता है कि आपने करेक्ट आंसर का चुनाव कर लिया होगा। तो 17 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। स्तंभों से हम स्तंभाकृत आकृत हुआ। करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। ए है रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, बी है उद्दीपन वस्तु प्राविधि, सी है प्रकाश ध्वनि गंध, डी है पुरस्कार दंड और प्रोत्साहन। तो आपको करेक्ट आंसर 18 का चूज करना है, चूज कर लीजिए। फिर हम बतलाते हैं आपको। अब तक आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। मैं बतलाता हूँ आपका करेक्ट आंसर ए होगा, रुचि लक्ष्य और अभिवृत्ति। देखिए तो 50 में से कितने आंसर आपके सही होते हैं, इस चीज को भी मिला करके चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होने की क्रिया है इदम, अहम, वायम, परिस्थितियों। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगा दीजिए। 19 का करेक्ट आंसर सी होगा, वराहम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह सोवार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ए है वाटसन, बी है कोफका, सी है कोहलर और डी है गेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाटसन। ये करेक्ट आंसर है 20 का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। यह किसने दिया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम
को किसने प्रतिपादित किया था उसको आपको ढूंढना है। ए नंबर पर दिया है टोलमैन ने, बी नंबर पर दिया है बैंडुरा ने, सी नंबर पर दिया है थॉर्नडाइक ने, डी नंबर पर दिया है कोहलर ने। तो 21 का करेक्ट आंसर आप चूज कर लीजिए। अब आपने ऑप्शन ढूंढ लिया होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी है, बैंडुरा ने ऋणात्मक अधिगम संप्रत्यय का नियम प्रतिपादित किया था। तो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए है अवधि, बी है नवीनता, सी है रुचि, डी है आकार। तो कौन सी चीज ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होता है? आप इस पर टिक लगा लीजिए। तो 22 का करेक्ट आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है और आप टिक लगाए होंगे। तो अगर आपने रुचि लगाया है सी ऑप्शन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? ये निगेटिव है। जो किया जाता है वह गलत हो जाएगा, जो नहीं किया है वही सही आंसर होगा। ये दिया है प्रत्यावाह विधि, बी दे रहा है तार्किक विधि, सी दे रहा है पहचान विधि, डी दे रहा है पुनः सीखना विधि। तो नकारात्मक आंसर आपको ढूंढना है, आप ढूंढ लीजिए। देखिए कौन सा आंसर पर आप टिक लगाते हैं। अगर 23 नंबर के बी पर आपने टिक लगाया है तार्किक विधि पर, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए है स्मृति, बी है सीखना, सी है प्रेरणा, डी है चिंतन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अब तक आपने ऑप्शन पर टिक लगा लिया होगा। तो 24 का करेक्ट आंसर बी है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार में अगर अनुभव द्वारा व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं तो उसे कहा जाता है सीखना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक के द्वारा? सायमंड, बी है होल्टरमैन, सी है मरे, डी है बैकल। तो जब से अध्यापकों के लिए टीटी अनिवार्य हो गया है तो अध्यापक किसी ने यह कहा कि अरे अब तो मर गए, सभी अध्यापक मर गए। तो यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा टीएटी का विकास मरे ने किया था। सी करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की विधि नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? ए है प्रभाव का नियम, बी है सादृश्यता का नियम, सी है तत्परता का नियम, डी है साहचर्य का नियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप ढूंढ लीजिए कौन सा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आप अगर सी लगाए हुए हैं तो आपका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 50 में आप ट्राई करिए कि कितना आपका सही हो रहा है, क्योंकि जो ऑलरेडी टीचर हैं उन्हें ओबीसी के लिए 40%, स्पेशल एजुकेटर के लिए और सामान्य के लिए 45% की बात की गई है। तो अगर 50 में आपके 20 सही हो जाते हैं तो यह जान लीजिए कि आप सही पथ पर चल रहे हैं और तैयारी आपकी पुख्ता हो रही है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए है विषय केंद्रित शिक्षा, बी है
शिक्षण केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी है बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों अब तक तो आपने इस प्रश्न का उत्तर लगा लिया होगा, ढूंढ लिया होगा। काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर जानकारी है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है कि वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होकर के बालकों को शिक्षा दे। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? ज्ञानेंद्रिय होती है 5। तो इसमें देखना है, जीभ आपकी स्वाद की ज्ञानेंद्रिय है, तो यह तो ज्ञानेंद्रिय है। आंख आपको देखने का कार्य करती है, भी ज्ञानेंद्रिय है। नाक जो है सूंघने का काम करती है, यह भी ज्ञानेंद्रिय है। लेकिन गला किसी प्रकार की ज्ञानेंद्रिय नहीं है और नहीं की बात की गई है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर ए पर आपने टिक लगा रखा है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 29 पे, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? निगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव पर टिक मत लगाइएगा। कार्य क्षमताओं में वृद्धि, बी व्यवहार में परिवर्तन, सी है स्वभाव में दृष्टिकोण में परिवर्तन, डी है आकार में परिवर्तन। तो आप करेक्ट आंसर ढूंढ लीजिए। कार्य क्षमता में वृद्धि यह पॉजिटिव है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें निगेटिव आंसर ढूंढना है। व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, विकास होता है, तो यह भी निगेटिव हो जाएगा। स्वभाव एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो जाता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद, लेकिन लास्ट डी ऑप्शन जो बचता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विकास की सबसे जटिल अवस्था है, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? ए है शैशवाकाल, शैशवकाल, बी है किशोरावस्था, सी है युवा प्रौढ़ावस्था, डी है वृद्धा प्रौढ़ावस्था। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? ट्रिक आप लगा लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सबसे जटिल अवस्था विकास की किशोरावस्था को कहा गया है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भी कुछ भी हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की हैं और इंगित होती हैं? ए है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है पूर्व बाल्यावस्था, डी है बाल्यावस्था। तो आप टिक लगाइए, फिर हम आंसर बतलाते हैं। देखिए आपका टिक लगाया हुआ सही होता है कि गलत होता है। 31 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। अगर आपने किशोरावस्था पर टिक मारा है तो आप 1 नंबर के हकदार हुए, आपका आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 32 पे, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर। डी है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली पर। तो इसमें देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है आपका। तो दोस्तों इसमें उसकी बुद्धि और वातावरण दोनों पर बात की गई है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अगर आपने डी लगाया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। निगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव पर मत मार दीजिएगा। तो निगेटिव आंसर ढूंढिए इसमें। ये दे रहा है कार्यों को शीघ्रता से करना,
कार्यों को शीघ्रता से करना, यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसको आप जानने की कोशिश करिए। डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता के अनुभव करने की चाह रखना। तो कार्यों को शीघ्रता से करना, तो सभी लोग चाहते हैं कि कार्य को शीघ्रता से किया जाए, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हमें निगेटिव आंसर ढूंढना है। सी पर चलते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो जो उस प्राथमिक के बच्चे होते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्यवहार रखते हैं, यह भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। सफलता को अनुभव करने की चाह रखना, तो सभी बच्चे चाहते हैं कि हम सफल हों, ऐसी चाह सबकी होती है, तो यह भी पॉजिटिव होता है, यह भी गलत हो जाएगा, हमें क्योंकि निगेटिव ढूंढना है। तो डेटिंग करना, यह चाह किसी की नहीं होती कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे, तो एक निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 33 का बी अगर आपने टिक लगा रखा है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 34 नंबर पे। निम्नलिखित अवस्था में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? डर्टी एज किसे कहा जाता है? तो डर्टी एज ढूंढना है आपको। पूर्व ए दे रहा है पूर्व बाल्यावस्था, बी दे रहा है बाल्यावस्था, सी दे रहा है किशोरावस्था, डी दे रहा है प्रौढ़ावस्था। तो हमें लगता है कि अब तक आपने इस प्रश्न को हल कर लिया होगा। तो अगर आपने प्रश्न नंबर 34 का बाल्यावस्था लगाए होंगे तो यह करेक्ट आंसर आपका मिले होगा और 1 नंबर आपका बन जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, लोटपोट करते हैं, तो इसलिए इसे डर्टी अवस्था कहा जाता है, एज कहा जाता है, गंदी अवस्था का एज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? ए दे रहा है मन का विज्ञान, बी दे रहा है आत्मा का विज्ञान, सी दे रहा है चेतना का विज्ञान, डी दे रहा है सभी का। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान का किसका विज्ञान कहा गया? आप टिक लगाइए। 35 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। करेक्ट आंसर आपका बी। और 36 नंबर पर चलते हैं। साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने के प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, गतिक स्थानांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगाइए, देखिए आपका सही हो रहा कि गलत हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। तीसरा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए पर है विलियम गुड, बी पर है विलियम जेम्स, सी पर है वाटसन, डी पर है गुडनाउ। तो इसका करेक्ट आंसर आप ढूंढिए, देखिए सही होता है कि गलत होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी है विलियम जेम्स। अगर आपने लगाया तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्नोत्तरी विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन हैं? मॉन्टेसरी, कार्डवेल कुक, सी नंबर पर है फ्रोबेल, डी नंबर पर है सुकरात। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। सुकरात जी जो थे उनके द्वारा प्रश्नोत्तरी विधि का खोज की गई थी और उनको जनक माना जाता है।
अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया? प्रभाव का नियम प्रतिपादित करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? ए पर दिया है कोहलर, बी पर दिया है आईपी पावलोव, सी पर है थॉर्नडाइक, डी पर दिया बीएफ स्किनर। प्रभाव का नियम किसने दिया है? 39 का आंसर आप बताइए। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक जी ने दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बहुत कम किस अवस्था में हो जाती है? भ्रूणावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में? तो बहुत कम किस अवस्था में हो जाती है? आप टिक लगाइए, देखिए आपका प्रश्न या सही होता है या गलत होता है। तो 40 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि अधिकतम जो है 70% का विकास कार्य जो होता है शैशवावस्था काल तक हो जाता है, और बाल्यकाल बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें कम विकास हो पाता है, आगे चलकर किशोरावस्था में पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था की अवधि कितने से कितने काल की होती है? 11 से 12 वर्ष, 14 से 20 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 20 से 24 वर्ष। यह प्रश्न कईयों बार यूपी टेट और सी टेट और एस टेट में रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए क्या होगा। अब आप लगा चुके होंगे, तो 41 का करेक्ट आंसर सी होगा। 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था की अवधि कहा जाता है या आयु कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। हाईलाइट कर देते हैं हम। 42 नंबर पर चलते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है? प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्वता, सी बड़ा भवन, डी है खेल का मैदान। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला कौन सा प्रमुख घटक है? टिक लगा लीजिए। बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला घटक खेल का मैदान होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। खेल खेल में सीखना कहते हैं, पढ़ाने में भी एक चीज ऑप्शन आता है, खेल खेल में पढ़ना सीखना। अब देखिए, ब्रेल लिपि का किसको पढ़ाना चाहिए? ब्रेल लिपि किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गूंगे को, विकलांग को? तो दोस्तों, ब्रेल लिपि अंधे को पढ़ाने के लिए बनी है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। और एक बात और जानिए, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं लुइस ब्रेल जी, और ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। कभी कभी इनका देश का नाम भी पूछ लेता है कि लुइस ब्रेल कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो फ्रांस के थे। उनका जन्म स्थान कुपरे नामक गांव में हुआ था। तो इस प्रकार से आप याद रखें, यह भी प्रश्न में से आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर पे, बाल अध्ययन का पिता कौन है? फ्रायड, बी है ड्रेवल, सी है स्टैनले हॉल, डी है डार्विन। तो बाल अध्ययन का पिता कौन है, किसे कहा जाता है? अब आप बताइए। तो सी अगर आपने करेक्ट आंसर लगाया है तो यह सही हो जाएगा। बाल अध्ययन के पिता स्टैनले हॉल को कहा जाता है। तो अगर आपने सी ऑप्शन लगा रखा है तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाल्यावस्था में
व्यक्तित्व होता है। कैसा व्यक्तित्व होता है बाल्यावस्था में? तो ये दे रहा है उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उपर्युक्त सभी। तो 45 का करेक्ट आंसर, आपने अगर सी लगा है बहिर्मुखी होता है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति नियम स्तर पर होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, युवावस्था में? 46 का करेक्ट आंसर आप ढूंढिए इसमें से, देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है। 46 का करेक्ट आंसर आपका बी है, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ए अधिगम में असुविधा के, बी अधिगम में समस्या के, सी अधिगम में अशक्तता के, डी अधिगम में कठिनाई के? करेक्ट आंसर आप ढूंढिए। 47 का करेक्ट आंसर आपका सी है। अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम में अशक्तता से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर के लिए काफी वीडियो देखने को मिली है यह डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया से। तो बहुत ही, यह तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और तीनों को यह स्टेट में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो इसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा। तीनों में से एक तो अनिवार्य रूप से आएगा, लेकिन तीनों भी आ सकता है। ए नंबर पर है डिस्ग्राफिया, बी पर है डिसलेक्सिया और तीसरे नंबर पर डिस्प्रैक्सिया, चौथे पर नंबर पर डिस्कैलकुलिया। तो तीन मुख्य है आपके, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो यह लेखन संबंधी जब विकार होता है तो उसे कहते हैं हम डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया जो होता है पठन संबंधी विकार होता है। डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार होता है, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रतीक चिन्हों को भी बालक नहीं पहचान पाता है, इसलिए सवाल को भी उलट फेर कर देता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, क्या है? कौन सा चीज जिसमें चारों में से ऑप्शन में से कौन सा नहीं रहेगा तो अधिगम संभव नहीं हो सकता है? ए दे रहा है शिक्षक, बी दे रहा प्रेरणा, सी दे रहा पाठ्य पुस्तक, डी दे रहा निर्देशन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है 49 का। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रेरणा। अगर प्रेरणा बढ़िया नहीं है तो अधिगम इसके बिना अधूरा है, संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह लास्ट प्रश्न भी है आपका और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है अध्यापक को सुनना, दूसरे नंबर है अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, तीसरे नंबर है अध्यापन तथा शिक्षार्थी के संबंध, चौथे नंबर पर है करके सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, चौथा नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
सबसे पॉजिटिव आंसर करके सीखना होता है, जिसमें पूर्ण रूप से जानकारी बच्चे को हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो और आपको यह लग रहा है कि परीक्षा में आने लायक है, तो आप किसी अपने मित्र को भी शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी करें, ताकि मुझे यह लगे कि मेरी जो भी परिश्रम है, जो भी मेहनत है, वह साकार हो रही है। अपने दोस्तों की सहायता मैं कुछ कर पा रहा हूं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समापन की तरफ ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।